याद भी रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये लाइन कि ये इस प्रकार का, या कुछ लाइनें पूछ लेते हैं, लेकिन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इतना ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे दुर्गों से भी कि वो बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप का होगा, है ना। आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 2 पेपरों में, वो इतने ज़्यादा डीपली प्रश्न आपको नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अपने देखो एक टॉपिक चलता है राजस्थान की छतरियाँ, एक चलता है मंदिर और एक चलता है महल। अपने 3 टॉपिक चलते हैं एक साथ, एक तो मंदिरों का, एक छतरिया, और एक क्या है, महल। एक अपने जौहर साके भी चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो जौहर साके भी अधिकांश किस में होंगे? अरे अधिकांश का मतलब चित्तौड़ में नहीं, दुर्गों में होंगे, समझ गए ना। ज्यादातर जो जौहर होंगे, साके होंगे, वो किस में होंगे? दुर्गों में हम लोग पढ़ लेंगे। हालांकि सर्वाधिक साके जिस दुर्ग में हुए हैं वो कौन सा है? चित्तौड़ है। तो ये सारी चीजें जो है, मंदिर, छतरिया, महल, जौहर साके, तो लगभग सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अपने दुर्गों में आ जाएंगे। बाकी कुछ महल इसमें आ जाएंगे, कुछ छतरिया इसमें आ जाएंगे, और कुछ मंदिर भी किस में आ जाएंगे? दुर्गों के साथ में आ जाएंगे, है ना भाई। मंदिर आपके हैं, फिर उसके बाद भी मंदिरों की हम बात करेंगे तो मंदिर संत संप्रदाय हम पढ़ेंगे, उधर आ जाएंगे। कुछ मंदिर उधर आएंगे, कुछ मंदिर अपने हो जाएंगे किसके साथ में? जब हम लोग देवी देवता पढ़ेंगे उधर भी मंदिर आएंगे कि किसका मंदिर कहाँ है। तो ये मान के चलो मंदिर मंदिर तो अपने इनके साथ में कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। क्षत्रिया जो, अच्छा राजस्थान जब इतिहास पढ़ाया गया था उस समय कितने बच्चे नहीं थे? जिस समय इतिहास पढ़ाया गया था उस समय कितने बच्चे मतलब क्लास में नहीं होते थे? ठीक है। तो अब जो है ये वाले टॉपिक तो रहेंगे ही रहेंगे, अलग से भी रहते हैं ये कुछ, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा पूछते नहीं हैं। तो ये सारे के सारे मंदिर मंदिर, ये छतरिया वतरिया जो भी आएगी जिस दुर्ग में, वो सारी की सारी हम लिख लेंगे साथ में। ये दुर्ग अपना कौन सा है? चित्तौड़। कभी देखा है? कितने जनों ने देखा है? 4-5 जनों ने देखा है बस, बाकी जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, है ना। ये अपने क्या है? चित्तौड़ है साहब। चित्तौड़ दुर्ग की बात हमने कल ही की थी। इसका निर्माता कौन था? निर्माता कौन था इसका? चित्रांगद मौर्य, है ना। कहां पर निर्माण करवाया था? मेसा के पठार पर। और मेसा के पठार पर भी जो पहाड़ी थी वो कौन सी थी? चित्रकूट की पहाड़ी, यही था ना। और इसीलिए इसको क्या बोला गया था? चित्रकूट इसको कहा गया था। क्या बोला गया था इसको? चित्रकूट। कल बात की थी हम लोगों ने। इसी तरह से ये जो चित्रांगद मौर्य था, इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं तो इसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम क्या था? मान मौर्य। और मान मौर्य या नाम आपके पास में क्या भी आएगा? मान मौर्य। ये भी तो हम इसको बोल सकते हैं ना, मान मौर्य या मान मौर्य, या मौर्य राजा मान। इसको पराजित किसने किया था? बप्पा रावल ने। और कब किया था इसको? 8वीं शताब्दी में। 734 ईस्वी का मतलब क्या हो गया? 8वीं शताब्दी। तो 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया था? बप्पा रावल का हो गया था। एक चीज इसमें ये पढ़ ली थी हमने। तो निर्माण की बात हो गई। अब ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है इसमें कुछ साके हुए थे। देखो, पहले साके पढ़ाऊं या पहले इसके जो महल है या मंदिर है वो पढ़ाऊं? पहले साके पढ़ ले। एक लाइन लिखिए आप। राजस्थान में सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग, साका जानते हो कि नहीं जानते हो? राजस्थान में सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग क्या है? सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग चित्तौड़। और ब्रैकेट में लिखे ना कितने साके होते हैं इसमें? 3। चित्तौड़ है तो इसमें जो साके होंगे वो कितने साके होंगे भाई? 3 साके होंगे।
अच्छा, साका होता क्या है? केसरिया और जौहर, ये दोनों क्या कहलाते हैं? साका। ठीक है ना, ये दोनों क्या कहलाते हैं? साका कहलाते हैं। अब कई बार आप लोग एक अजीब सा प्रश्न पूछते हैं कि सर पहले केसरिया होता है या जौहर होता है? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे ये बताओ। एक तो इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? परिस्थिति पे डिपेंडेंट होता है, कभी जौहर पहले हो गया हो, कभी केसरिया पहले हो गया हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे हम लोग जैसलमेर के अर्ध साके की बात करेंगे तो वहां पहले क्या हुआ है? केसरिया। जौहर तो हुआ ही नहीं भाई, जौहर तो वहां हुआ ही नहीं। और हो सकता है कि कई बार जौहर पहले हो जाए और केसरिया होने में टाइम लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई प्रश्न काम का नहीं है और फालतू बेवकूफ़ बनने वाला प्रश्न है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि पहले जौहर हुआ था फलानी जगह या केसरिया हुआ था, आपको यही पूछेगा कि ये साका किसके समय हुआ था, कब हुआ था, जो भी है। तो साका क्या हो गया? केसरिया और जौहर दोनों चीज़ें जब होती है तो वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। दोनों में से एक चीज़ हो गई, एक नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगी? अर्ध साका कहलाएगी। केसरिया का मतलब, केसरिया कौन करेंगे? राजपूत वीर योद्धा, है ना। और ये जौहर कौन करती थी? राजपूत महिलाएं करती थी। तो केसरिया और जौहर दोनों काम कंप्लीट हो गए तो वो क्या कहलाया करता था? साका कहलाया करता था। अर्ध साके की हम लोग बात करेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जौहर किया था। वो किला कौन सा है? अपने बटनेर का किला है। और 2.5 साके कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो इसमें यही पूछ लेते हैं कई बार, तो साका क्या होता है? साका यानी केसरिया और जौहर दोनों होता है, वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। अब चित्तौड़ का पहला साका जो होता है वो कब होता है? 1303 में। कब होता है? 1303 में। इस समय आक्रमण किसने किया? आक्रमण किसका था भाई? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था? कहाँ का सुल्तान था ये? दिल्ली का। तो अरविंद केजरीवाल भी है, तो क्या इसको अरविंद केजरीवाल कर दोगे क्या? एक कैसे कहीं आप लोग करके आ जाओ, अरविंद केजरीवाल ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान था। यहां मेवाड़ का जो शासक था उस समय वो कौन था? तो मेवाड़ का शासक रतन सिंह, और रावल रतन सिंह था ये, है ना। कौन सी शाखा वाला था? ये दिख रहा है ना, स्याही थोड़ी चेंज करूं, दिख रहा है नहीं? कौन था? रावल रतन सिंह। इस रावल रतन सिंह की रानी जिसने जौहर किया, इसने तो क्या किया है भाई? इसके नेतृत्व में तो क्या हुआ है? केसरिया, है ना। अभी हम बात करेंगे, देखो केसरिया की इनकी। अभी तो केवल इतना सा ध्यान रखो कि उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया था? 1303 में। अब हम लोग अगर केसरिया और जौहर की बात करें तो केसरिया किसके नेतृत्व में होगा? पुरुष करेंगे। और पुरुषों में कौन करेंगे? अरे राजपूत करेंगे, नाम तो बता दो। केसरिया कौन करेंगे? क्यों, रतन सिंह कहाँ जाएगा? घूमने थोड़ी जाएगा ये। रतन सिंह भी तो वही है ना, तो फिर रतन सिंह का नाम क्यों नहीं लेते हो? रतन सिंह के नेतृत्व में, इसको उतारो, रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा और बादल सहित, रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल सहित अनेक राजपूत योद्धा शहीद हुए। रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल सहित अनेक राजपूत योद्धा शहीद हुए।
तो केसरिया किसके नेतृत्व में हो रहा है? रतन सिंह। राजा ही तो नेतृत्व करेगा ना इनका। अपने वाले राजा जो होते थे वो खुद नेतृत्व करते थे, ये उनकी एक कमी भी होती थी, है ना। हमारे जो राजा होते थे युद्ध के समय सेना का नेतृत्व खुद किया करते थे, और अधिकांश इतिहासकार इस नीति को कमजोर भी मानते हैं या गलत भी मानते हैं कि जैसे ही राजा हताहत होता था या राजा की कुछ होता था तो बाकी की सेना जो होती थी वो क्या हो जाया करती थी? भाग जाया करते थे। तो इस नीति को कई लोग सही नहीं बताते वैसे। खैर जो भी रहा हो, तो केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में और गोरा बादल सहित क्या हुए? अनेक राजपूत योद्धा शहीद हो गए। जौहर की बात करें तो जौहर जो है, हाँ लिखा ही नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, लिख लो। रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल सहित अनेक राजपूत योद्धा शहीद हुए। लिख लिया ना। अब देखिए आप, जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। पद्मिनी कहां की राजकुमारी थी? कहां की थी? श्रीलंका की राजकुमारी थी। अच्छा, पद्मिनी के बारे में यह सुना है कि पद्मिनी उस जमाने की मिस वर्ल्ड हुआ करती थी। यह सुना है हमने, यही सुना है ना कि दुनिया की जो सबसे सुंदर महिला अगर कोई थी तो वो कौन थी? पद्मिनी थी। उसकी सुंदरता का वर्णन इस बात से किया जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो गले से उतरता हुआ पानी दिखाई देता था। यही कहते हैं ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर किसी के गले से आर पार पानी दिख रहा हो तो वो सुंदर लगेगी क्या? अरे आदमी डर के भाग जाएगा उससे। क्या हुआ? बीमार लगेगी। बीमार नहीं लगेगी, वो कंकाल ही दिखेगा उसका, तो आर पार हड्डियां दिखेगी, नसें दिखेगी। होगा ना ऐसा? अरे नसें कहाँ जाएगी? हड्डियां दिखेगी आर पार। जब पानी दिख रहा है तो आर पार नसें भी दिखेगी, हड्डियां दिखेगी, आदमी डर के भाग जाएगा उससे। पर फिर भी उसकी सुंदरता की ये मान के चलो कि ये उपमाएं होती हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता था कि वास्तव में पद्मिनी पानी पी रही है और वो दिख रहा है, ऐसा नहीं होता था। दूसरी चीज, लसित मलिंगा देखा है कभी? श्रीलंका वाला कितना सुंदर है, वो देख लिया ना आपने? नहीं देखा? मुथैया मुरलीधरन देखा है? तो श्रीलंका वाले, मतलब हम जिस हिसाब से बात करें ना, मैं नहीं कह रहा कि काला आदमी खूबसूरत नहीं होता। देखो, खूबसूरती का मैं मानता हूं कि काले या गोरे से कोई लेना देना नहीं होता है। ये हमारी सोच है, वो अलग बात है। बाकी खूबसूरत ही होता है। श्री कृष्ण भगवान काले थे यार, थे कि नहीं थे? और आपने सुना है झमेला चलता था उनके पीछे। अरे सुना है ना, इसमें क्या है? तो बात यह है कि काले गोरे से कोई आदमी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता कभी भी। ये हमारी एक आजकल मानसिकता हो गई, वो बात अलग है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं। अब पद्मिनी के लिए राजस्थान की जो परंपराएं हैं, राजस्थान की जो मान्यताएं हैं, वो ये कहती है कि पद्मिनी पश्चिमी राजस्थान की थी। पद्मिनी कहाँ की थी? पश्चिमी राजस्थान की। अपने यहाँ एक कहावत चलती है, एक दोहा चलता है कि तू पुगल गडरी पद्मिनी, है ना? तू पुगल गडरी पद्मिनी, तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो, तू परणी चित्तौड़। इस प्रकार की जो कहावत चलती है वो किसमें चलती है? पश्चिमी राजस्थान में। कि पुगल कहाँ पर है? बीकानेर में। उसका जन्म कहाँ हुआ? जैसलमेर में। बाद में वो कहाँ पर चली गई? मतलब उसके पिता जो थे वो कहाँ चले गए? पुगल चले गए। और फिर उसका विवाह किसके साथ में हुआ? चित्तौड़ में हुआ, रतन सिंह के साथ में हुआ। ठीक है ना? तो हम ये मान सकते हैं कि शायद पश्चिमी राजस्थान की कौन होगी? पद्मिनी होगी। पद्मिनी का पीहर जो था, वो जहाँ की राजकुमारी थी, वो कहाँ की होगी? पश्चिमी राजस्थान की होगी। वो मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना ही थी जो वो श्रीलंका तक पहुँच गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ग्रंथ लिखा था पद्मावत, वो लिखता है कि वो राजकुमारी कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। ठीक है ना? वो उसकी कल्पना ही थी। तो अब मलिक मोहम्मद जायसी की कहानी को सत्य माना जाता है। उसने जो भी उसने सुना, उस बात को सबने, मतलब उसने लिख लिया, और उसके ग्रंथ का इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना आप लोग? तो इस बात को थोड़ा सा भूलो कि पद्मिनी श्रीलंका की रानी थी।
फिर भी जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। लिखिए आप एक लाइन, जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। अब एक समस्या और होती है, कई बार आप लोग ये भी पूछते हैं कितनी महिलाओं ने जौहर किया? 1600 महिलाओं ने। कितनी महिलाओं ने जौहर किया था? 1600। कहीं कहीं पर 1300 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग कितना लिख सकते हो? 1600। कितनी महिलाओं ने जौहर किया? 1600 महिलाओं ने जौहर किया था। लिख लिया ना। हालांकि ये संख्या वंख्या कोई नहीं पूछता है, पर ये पहले वाला जो जौहर है इसका ही पूछ लेते हैं कई बार। तो रानी पद्मिनी के साथ में जौहर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? 1600 मान लीजिए आप लोग। तो लिख लिया। तो ये पहला साका हो गया। अब आपको पता है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? है ना, क्या किया गया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो किला था वो किसको दे दिया था? खिजर खां को। किसको दे दिया था? खिजर खां को। और खिजर खां के नाम पर इस किले का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया था, है ना। कुछ समय तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1312 ईस्वी तक खिजर खां कहां पर रहा? चित्तौड़ में रहा। लगभग 1312, कोई 1311 भी लिख देता है। तो लगभग 1312 ईस्वी तक खिजर खां कहां रहा? चित्तौड़ में रहा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला गया था। पहले राजा ऐसे ही करते थे, किसी चीज़ को जीता, किसी जगह को जीता, किसी क्षेत्र को जीता, और उसके बाद में राजा जो होता था, मुख्य शासक जो होता था, वो वापस अपनी राजधानी चला जाया करता था और वहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को छोड़ जाया करता था, ठीक है ना। जैसे आज आप लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनोगे, ये मान लो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के बाद में ये थोड़ी कि मुख्यमंत्री आपके साथ में घूमता रहेगा, आपको बैठा दिया वहाँ, उस क्षेत्र का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आप हो। तो वैसे ही हर किले का, हर जगह का कोई ना कोई सूबेदार होता था, राजा के अधीन या सुल्तान के अधीन कोई ना कोई व्यक्ति होता था। और वो व्यक्ति यहाँ पर किसको छोड़ के गया? वो अपने बेटे को। और कौन था वो? खिजर खां था। खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया? खिजराबाद रखा गया। अब खिजर खां यहाँ लगभग 1312 ईस्वी या 1313 ईस्वी तक रहा, और यहाँ चित्तौड़ में खिजर खां ज्यादा समय तक सक्सेस भी नहीं रहा और वो रुकना भी नहीं चाहता था। इसलिए खिजर खां को वापस कहां बुला लिया गया? दिल्ली। ये कहां चला गया? ये दिल्ली चला गया। और इसके बाद में इसकी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम क्या था? इसके बाद में कौन आया? मालदेव सोनग्रा। किसको भेजा था उसने? मालदेव सोनग्रा जालोर का था। जालोर के किले को बोलते हैं सोनगढ़, और वहां के जो चौहान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोनग्रा। कानड़देव चौहान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आगे हम लोग जब जालोर का दुर्ग पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा आपके। ये कानड़देव चौहान का भाई था। जब कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, तो ये जो मालदेव सोनग्रा है ये किसके अधीनता में चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता में चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी उसको कहाँ नियुक्त करता है? चित्तौड़ में, यानी उसके हिसाब से खिजराबाद भेज देता है। समझ गए ना। तो अब यहाँ मालदेव सोनग्रा आ गया। बड़ी बड़ी मूछें रखता था ये, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मूछाड़ा मालदेव, है ना। क्या बोलते थे उसको? मूछाड़ा मालदेव। अब इसके बाद में यहां चित्तौड़ में इसका बेटा था, जिसका नाम क्या था? बनवीर। इसी का नाम क्या मिलता है? क्या भी मिलता है? जैसा सोनग्रा। इसका अधिकार हो गया, यानी बनवीर या जैसा सोनग्रा का। ये इसको समझ लेना। ये मैं बताता तो नहीं, लेकिन आप में से अधिकांश विद्यार्थी पहले इतिहास नहीं पढ़े हैं, ये वाली चीजें पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। तो अधिकांश प्रश्न आपके इतिहास में इधर से आ जाएंगे वैसे। तो अब मालदेव के बाद में इधर कौन आ गया? बनवीर या जैसा सोनग्रा, जो किसका बेटा है? मूछाड़ा मालदेव का बेटा है। इधर हमने अभी अभी पढ़ा था कि रतन सिंह जो था, रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? अरे जोर क्यों करवाते हो? केसरिया हुआ था ना। कोई साका करवा रहा है, कोई जौहर करवा रहा है, केसरिया ही बोल दो। रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हो गया था? जौहर तो हम तब बोलेंगे ना जब दोनों चीजों की बात करेंगे, सॉरी साका तो तब कहेंगे ना हम लोग। तो अब रतन सिंह
के नेतृत्व में इधर ये शहीद हो गए थे। रतन सिंह के ही वंशज थे, या हम ये कह सकते हैं गुहिल वंश का ही वंशज था, जिसका नाम क्या था? हम्मीर सिसोदिया। क्या नाम था उसका? हम्मीर सिसोदिया। और इस हम्मीर सिसोदिया ने किससे इसको पराजित करके वापस किस पर अधिकार कर लिया था? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये वाली कहानी समझे क्या? एक बार मैं इधर खाली स्लाइड है क्या इधर? एक थोड़ी सी चीज समझना, आगे भी अपने तुलजा भवानी मंदिर आएगा इसमें। हम एक मंदिर पढ़ेंगे चित्तौड़ में, वो मंदिर कौन सा होगा? तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी जो है वो किसकी आराध्य देवी है? शिवाजी की। तो शिवाजी भी अपने आप को किस वंश से संबंधित बताते हैं? गोहिल वंश से। अब वो कैसे बताते हैं, थोड़ा सा उसको समझो एक बार। हम लोग गोहिल वंश पढ़ रहे थे। चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर किसका अधिकार था? गोहिल वंश का, है ना? इसका संस्थापक कौन माना जाता है? गोहिल। और इसका संस्थापक कौन माना गया था? गोहिल को माना गया था। इसी का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया? बप्पा रावल को। और इसी वंश में हम लोग कौन पढ़ रहे थे? हम किसकी बात कर रहे थे? रावल रतन सिंह की बात कर रहे थे। समझ गए? अब ये जो है बप्पा रावल जो है और रतन सिंह जो है, ये कौन से वंश से हैं भाई? गोहिल वंश से हैं। इन दोनों के बीच में एक कोई राजा बना था इसी वंश का, जिसका नाम था राहब। कौन बना था? इसी वंश का इनके बीच में कोई राजा कौन बना था? राहब। उसके दो पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र तो था क्षेम सिंह। कौन था? और उसी का छोटा पुत्र कौन था? कौन था भाई? ठीक है ना? अब आपको पता है कि जो छोटा पुत्र होता है वो तो कोई ना कोई जागीरदार बन जाएगा किसी जगह। वो क्या बन जाएगा? जागीरदार। और जो बड़ा पुत्र होता था वो क्या बनता था? अरे राजा बनता था ना वो। जैसे मान लो किसी राजा के 5 पुत्र है, 7 पुत्र है, तो राजा तो एक ही बनेगा। बाकी लोगों को क्या दे दिए जाते थे? क्षेत्र दे दिए जाते थे, जागीर दे दी जाती थी। तो इधर राजा तो कौन बन गया? और इस रण सिंह को कौन सी जागीर दी गई? सिसोदा गांव की। कौन सा गांव दिया गया इसको? सिसोदा गांव इसको दिया गया था। इसी कारण से इसके वंशज कौन कहलाए? सिसोदिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रण सिंह जो है वो कौन से वंश का है? गोहिल वंश का है ना। इसका नाम सिसोदिया क्यों पड़ा? किस गांव के कारण पड़ा? सिसोदा गांव के कारण। ये चीज समझ गए? दूसरी चीज देखिए आप, ये जो रण सिंह है इसी का एक वंशज था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। जब रावल रतन सिंह मेवाड़ का राजा है, उसी समय इधर कौन था? सिसोदा गांव का कौन था? लक्ष्मण सिंह। अब सिसोदा गांव वालों को क्या बोलते हैं? सिसोदिया। सिसोदिया ही बोलते हैं ना। तो सिसोदा गांव का सामंत तो ये है, और मेवाड़ का शासक कौन है? रावल रतन सिंह है। ये कहते हैं इस लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे भाई। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। कोई 9 पुत्र बताते हैं, कोई 7 पुत्र बताते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि लक्ष्मण सिंह जो था वो अपने 7 पुत्रों सहित किसके साथ लड़ता हुआ शहीद हुआ था? रतन सिंह के साथ। रतन सिंह के साथ में सिसोदा गांव का कौन? लक्ष्मण सिंह कितने पुत्रों के साथ? 7 पुत्रों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया था। इन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था उसका अरि सिंह। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? और एक इसका पुत्र कौन था? अजय सिंह। एक पुत्र कौन था इसका? अजय सिंह। बड़ा पुत्र कौन? छोटा पुत्र कौन? अजय सिंह। लक्ष्मण सिंह शहीद हो गया। इसके बाद में यहां सिसोदा गांव का जागीरदार कौन बनेगा? कौन बनेगा? अरि सिंह। बड़ा पुत्र तो यही है ना, अरि सिंह बनेगा। लेकिन अरि सिंह भी इसके साथ में शहीद हो गया। ठीक है ना? किसके साथ में? लक्ष्मण सिंह के साथ में। इस अजय सिंह का एक पुत्र था। अरे समझ में आ रहा है ना?
जिसका नाम था सज्जन सिंह। कौन था? और इस हरि सिंह का पुत्र था हम्मीर। अरे इसका पुत्र कौन था? है ना। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, जो सिसोदिया वंश से हैं, गोहिल वंश से संबंधित है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था कि उसी वंश के किसी व्यक्ति को सिसोदा गांव दिया गया था, इस कारण से ये क्या कहलाए थे? सिसोदिया कहलाए थे। हम रतन सिंह की बात कर रहे हैं। जब रतन सिंह मेवाड़ का शासक था तो गोहिल वंश का ही लक्ष्मण सिंह, जो सिसोदा गांव के कारण सिसोदिया कहलाए, वो किसका सामंत था? सिसोदा गांव का। इसके 7 पुत्रों सहित ये क्या हो गया था? इसके साथ में लड़ता हुआ शहीद हो गया था, है ना। अब इसका बड़ा पुत्र कौन? हरि सिंह का पुत्र कौन? हम्मीर। हम्मीर सिसोदिया की जो हम बात करते हैं कि उसने वापस ये जो था बनवीर सोनग्रा या जैसा सोनग्रा को पराजित करके अधिकार किसने किया था? हम्मीर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। दूसरी चीज, अजय सिंह भी किसका पुत्र है? लक्ष्मण सिंह का पुत्र अजय सिंह। अजय सिंह का पुत्र कौन? सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह महाराष्ट्र चला गया था। ये किधर चला गया था? महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत की ओर। और इसी सज्जन सिंह के जो पुत्र हैं या इसके जो उत्तराधिकारी है, दादा मतलब बेटा पोता पड़पोता जो भी है, उनमें कौन आता है? शिवाजी। इसमें कौन आता है? इसके वंशज कौन है? शिवाजी है भाई, समझ गए ना। तो शिवाजी इसके वंशज है सज्जन सिंह के। अब आप ये बता सकते हो ना कि ये जो शिवाजी थे वो भी किस वंश से संबंधित हो गए? गोहिल वंश से। समझ गए ना इसको। तो तुलजा भवानी मंदिर जो किसकी माता है? शिवाजी की आराध्य देवी होगी, या शिवाजी भी उसके मतलब मानते हैं। तो शिवाजी का संबंध भी किससे हो गया? गोहिल वंश से हो गया। ये समझ गए ना ये सारी चीज, ठीक है ना। हटा दो इसको, वापस आ जाओ अपने। तो यहाँ तो अपने को ये मतलब है बस कि बाद में खिजर खां के बाद में कौन आ गया? मालदेव। मालदेव के बाद में कौन आ गया? और इसी बनवीर सोनग्रा से हम्मीर सिसोदिया ने किस पर अधिकार कर लिया था? 1326 में, है ना। ये पढ़ा था ना हमने इतिहास में, लिखे आप। 1326 में। ऐसे कैसे लिख लो या तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासक किसको बनाया? है ना। तो लिखो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक बनाया। चित्तौड़ का प्रशासक बनाया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार। चित्तौड़ का प्रशासक बनाया या नियुक्त किया, कुछ भी लिख लो। किसको बनाया था? डैश करके लिखे आप लोग। खिजर खां। खिजर खां। और चित्तौड़ का नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया। लिख लिया, ठीक है ना। चित्तौड़ का क्या कर दिया था नाम? खिजराबाद। बाद में खिजरगाह तो कहां चला गया? दिल्ली। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये शासक बना था या नहीं? ये नहीं बना था, वैसे खिजरगाह नहीं बनता है, ठीक है। बाकी अपने को मतलब भी नहीं है अलाउद्दीन खिलजी वाला। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के जो लोग हैं यहाँ कमज़ोर पड़ जाएंगे। और अब 1326 में हम्मीर सिसोदिया ने किसको पराजित किया था? बनवीर या जैसा सोनग्रा को, ठीक। तो लिखे आप खिजर खां के बाद, खिजर खां के बाद, खिजर खां के बाद कौन था? अरे मालदेव। खिजर खां के बाद मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे इसके? मूछाला मालदेव। मालदेव सोनग्रा। और ब्रैकेट में लिखिए आप मूछाला मालदेव। लिख लिया। तथा इसके बाद बनवीर, इसका नाम जैसा भी मिलता है भाई। तथा इसके बाद बनवीर, और इसी का नाम क्या मिलता है? जैसा। बनवीर या जैसा सोनग्रा को प्रशासक बनाया गया। प्रशासक बनाया गया। प्रशासक बनाया गया।
जैसा सोनग्राह को पराजित कर, जैसा सोनग्राह को पराजित कर, जैसा सोनग्राह को पराजित कर हम्मीर सिसोदिया ने, हम्मीर सिसोदिया ने फिर से, हम्मीर सिसोदिया ने फिर से चित्तौड़ पर अधिकार किया। अच्छा, चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता किसको कहते हैं? आधुनिक निर्माता कुंभा को कहते हैं, ध्यान रखना इसका, है ना, लिख लिया। दूसरे साके की बात करें, अरे दूसरे साके की बात करें क्या, तो लिखो दूसरा साका जो है साके 3 है और 3 में से दूसरा लिखिए आप। दूसरा कब हुआ? 1534-35 में, है ना। आक्रमण किसने किया था भाई? गुजरात का कौन था? गुजरात का बहादुर शाह। आक्रमण किसने किया था? गुजरात के बहादुर शाह ने। उतार लो इसको। मेवाड़ का शासक कौन है? मेवाड़ का शासक कौन था भाई? विक्रमादित्य, है ना। केसरिया किसके नेतृत्व में होगा? हाँ, किसके नेतृत्व में? क्या बोल रहे हो? कर्मावती के। बताओ, ऐसे एग्जाम में भी केसरिया करवा के आओगे ना कर्मावती से, तो तुम्हें भी जल्दी करना पड़ेगा, तुम्हें जल्दी सती होना पड़ेगा फिर, समझ गया। केसरिया किसने किया था? किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह। और बाघ सिंह कहां का था? देवलिया। और देवलिया कहां पर है? देवलिया का सामंत था ये, है ना। बाघ सिंह कहां का सामंत था? देवलिया, प्रतापगढ़ का। तो ये भी मेवाड़ के अधीन था। आपने सुना होगा, कहानी तो सुनी होगी, जब आक्रमण हुआ था बहादुर शाह का, तो उस समय कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, है ना। हुमायूं ने समय पर किसकी सहायता नहीं की थी? कर्मावती की सहायता नहीं की थी। विक्रमादित्य को यहाँ से निकाल दिया गया था और उसकी जगह किले की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? बाघ सिंह को दी गई थी। तो विक्रमादित्य के जाने के बाद बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। जौहर किसने किया? राजमाता कौन थी इस समय? कर्मावती। राजमाता लिख लो, या रानी कर्मावती। इसके नेतृत्व में क्या हुआ था? जौहर हुआ था, है ना। और ये राजस्थान का, सॉरी, चित्तौड़ का कौन सा शाखा है? दूसरा शाखा है। हालांकि उसने, बहादुर शाह ने यहाँ अपना एक प्रशासक भी छोड़कर गया था, लेकिन उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है अपने को। प्रशासक पूछते हैं तो खिजर खां वाला पूछ लेते हैं, या क्योंकि उसका नाम बदलकर क्या किया गया था? खिजराबाद किया गया था, इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उतार लिया ना दूसरा। तो आक्रमण किसने किया? गुजरात के बहादुर शाह ने। मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के जाने के बाद में केसरिया, यानी जिसने किले की जिम्मेदारी ली थी, वो आदमी कौन था? कहाँ का था ये? देवलिया, प्रतापगढ़ का। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा लिखिए आप। तीसरा कब होगा? तीसरा लिखो 1568। कब हुआ? 1568 में। इस समय आक्रमण किसने किया? आक्रमण में देश करके लिख दो, अकबर। आक्रमण किसने किया था?
अकबर कौन था भाई? मुगल बादशाह था। हमेशा दिल्ली का मत किया करो, मुगलों की राजधानी आगरा हो गई थी, है ना। हमेशा ही क्या मत किया करो, दिल्ली, ठीक है ना। ये राजधानियां चेंज हो जाया करती थी। तो आक्रमण किसका हुआ? अकबर का। मेवाड़ का शासक कौन है? उदय सिंह है। उदय सिंह को यहां से भेज दिया गया था, यहां से भेज दिया गया था ना, इसलिए केसरिया, केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में? जयमल फतेह एवं वीर कल्ला राठौड़। जयमल फत्ता एवं वीर कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, कुछ गाइड भी और कुछ पढ़ाने वाले भी ये कहते हैं इसके नेतृत्व में हुआ था, क्यों बाकी लोगों ने सही शहादत प्राप्त नहीं की। ये फालतू माहौल बनाने की चीजें हैं, समझ गए ना, और कोई मतलब नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है वहां पर कि उसको कोई स्पेशल कोई दिया गया हो, कोई टिकट दिया गया हो, जैसे आजकल मिलती ना चुनाव में, भाई उसको कोई सिंबल मिला हो कि इसको सिंबल मिल गया और अब ये क्या करेगा, केसरिया करेगा। ये सब लोग शामिल थे, मुख्य मुख्य जो लोग होते हैं उनके नाम आते हैं, है ना। तो ये जयमल कहाँ का था? ये मेड़ता का था। और फतेह कौन था? फतेह सिंह सिसोदिया। ये फतेह सिंह सिसोदिया जहां का था जागीरदार, ये आमेट का जागीरदार था। कहां का था ये? आमेट का सामंत था ये। हमने जब किसान आंदोलन पढ़े थे तो आपको बताया गया था कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने होते थे। कितने होते थे? 16, जिनमें से 4 ठिकाने किसके पास में होते थे? चुंडा के वंशजों के पास में। आमेट है, देवगढ़ है, सलुम्बर है और बेंगू है। ये 4 जो ठिकाने होते थे वो किसके पास में होते थे? चुंडा के वंशजों के पास में थे। तो ये जो है फत्ता सिसोदिया जो था, ये कहाँ का जागीरदार था? आमेट का जागीरदार था, है ना। कहाँ का जागीरदार था ये? आमेट का। तो केसरिया किस किस के नेतृत्व में हुआ? जयमल फत्ता और वीर कल्ला राठौर। कहानी इसकी पता ही होगी आपको कि उदय सिंह निकल गया था किले से। किले की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? जयमल और फत्ता को, है ना। अकबर बाहर बैठा बैठा खूब तोपों से क्या कर रहा था? प्रहार कर रहा था, किले की दीवारों पर प्रहार कर रहा था। जब अकबर लगातार प्रहार कर रहा था तो जो दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाया करती थी, उन दीवारों को वापस निर्माण, पुनर्निर्माण करवा दिया जाता था रात के समय में। और ये काम कौन करवाया करता था? जयमल। कौन करवाता था ये? जयमल। और जयमल पहले कहाँ का शासक था? मेड़ता का। 1562 में जयमल से मेड़ता छीन लिया गया था, इसलिए जयमल कहाँ पर आ गया था? मेवाड़ आ गया था। तो जयमल तुरंत क्या करवा दिया करता था? उन दीवारों की मरम्मत करवा दिया करता था। एक दिन जब जयमल दीवार की मरम्मत करवा रहा था तो उसी समय ये कहते हैं कि अकबर ने गोली चलाई। उसकी बंदूक का नाम क्या था? संग्राम नामक बंदूक से अकबर ने गोली चलाई और उस गोली से घायल कौन हो गया? जयमल घायल हो गया साहब। यह भी कहा जाता है कि अकबर ने जयमल के साथ में पहले बातचीत भी की थी, क्योंकि जब पता चला, अकबर को पता चला कि जयमल वही है जिससे मेड़ता छीना गया था, तो ये कहा जाता है कि अकबर ने किससे बातचीत की थी? जयमल से। मतलब संदेश पहुंचाया गया था कि जयमल, यदि तू मुझे चित्तौड़ सौंप देता है तो मैं तुझे वापस क्या दे दूंगा? मेड़ता दे दूंगा। और मेड़ता ही नहीं, साथ में क्या भी दे दूंगा? नागौर भी दे दूंगा, बोनस और मिलेगा साथ में। तो उस समय जयमल ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो किसको नहीं लौटाएगा? चित्तौड़ को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कौन शहीद नहीं हो जाता? जयमल शहीद नहीं हो जाता। पहले वाले लोग होते थे वो इतने वफादार होते थे। आज वाले थोड़ी सी कोई नौकरी का लालच दे जाए, उसमें तो पता नहीं कितने लोगों को धोखा देते कि नहीं देते हैं। वही चीज़ है। लेकिन जयमल ने ऐसा नहीं किया। अब जयमल जब घायल हो गया, अब ये लगने लगा था कि ज़्यादा समय तक दुर्ग में रहकर मुगल सेना का सामना नहीं कर सकते,
क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो होती थी वो कुछ समय के लिए होती थी, हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती थी। अब किले से बाहर निकलना जरूरी हो गया था, युद्ध लड़ना जरूरी हो गया था, लेकिन घायल कौन हो गया था पहले संग्राम बंदूक से? जयमल घायल हो गया था। जयमल बड़ा उदास था। जयमल को पूछा गया कि आप उदास क्यों हो? तो जयमल ने बताया कि यार तुम सब लोग लड़ोगे, युद्ध करोगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, और मेरे नसीब में यह भी नहीं है कि मैं क्या हो जाऊं, युद्ध में जाकर लड़ूं। मेरी भी इच्छा है कि मैं किस में लड़ूं, युद्ध में लड़ूं, लेकिन अब मैं मतलब इसके ये कहते हैं कि टांग में गोली लगी थी, पैर में गोली लगी थी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। उसके बाद में जयमल की ये जो इच्छा थी युद्ध में लड़ने की, इस इच्छा की पूर्ति के लिए इनको अपने कंधों पर किसने बैठाया था? कल्ला राठौर। ये कहते हैं ये इनका भतीजा था। तो भतीजे ने कहा कि बोले काका जी आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ, उसके बाद में दोनों युद्ध लड़ेंगे। तो वीर कल्ला राठौड़ ने किसको अपने कंधों पर बैठाया था? जयमल को। तो इस तरह से युद्ध हुआ, और जयमल और फत्ता और वीर कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में युद्ध जब लड़ा गया, वीर राजपूत योद्धा लड़ते हुए क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। यानी क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। वो एक फोटो थी ना यार राजू, ये वाली, ये दिख रही है? थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, बस आदमी दिख रहे हैं ना, दो जने। अरे एक नीचे लड़ रहा है, एक ऊपर बैठा है। ये ऊपर कौन बैठे हैं और नीचे कौन है? अब आप देखिए, दोनों हाथों से ये तलवार चला रहा है, और दोनों हाथों से कौन चला रहे हैं? जयमल चला रहे हैं। आप दूर से अगर देखते हो तो कैसा दिखाई देंगे? चार हाथ की। एक जना कितने हाथों से तलवार चला रहा है? चार हाथों से। इस कारण से वीर कल्ला राठौड़ को क्या कहा गया है? चार हाथों वाला देवता इनको कहा गया है, ठीक है ना। तो ये वीर कल्ला राठौड़ इतिहास में किस नाम से पूजे गए? चार हाथों वाला देवता, है ना। तो इसके लिख लेना आप लोग। तो चार हाथों वाला देवता कौन हो गया? वीर कल्ला राठौड़, ठीक। और जयमल, फत्ता और वीर कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। लिख लिया? ये तो लिख लिया ना। और ये वीर कल्ला राठौड़ किस नाम से जाने गए? चार हाथों वाले देवता, पता रखना इसका। लिख लिया? अब जौहर करवाए। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? अरे जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? फूल कंवर। फूल कंवर किसकी रानी थी? हाँ, अरे जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? फूल कंवर। और ये फूल कंवर किसकी रानी थी? इसकी रानी थी फतेह सिंह सिसोदिया की। यानी फत्ता की रानी का नाम क्या था? फूल कंवर, है ना। और ये किसकी बहन थी? इस जयमल की बहन थी। बहन किसकी थी ये? जयमल की। तो लिख लीजिए आप, जौहर, फूल कंवर। और ये किसकी रानी है वो भी लिख लेना, फत्ता की रानी। लिख लिया ना। इसके बाद में अकबर ने लगभग 30,000 चित्तौड़ के निवासियों को, जो निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था, उनको क्या करवाया था उसने? कत्लेआम करवाया था, उनको मरवाया था उसने। और ये कहते हैं कि अकबर जो एक महान शासकों की श्रेणी में आता है, उस अकबर के चरित्र पर यह काम क्या माना जाता है? एक दाग माना जाता है ना। क्योंकि निर्दोष, अच्छा यहाँ पर ये केसरिया जौहर हुआ वो युद्ध का हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है? युद्ध का हिस्सा है। दो सेनाएं जब लड़ेंगी तो सीधी सी बात है, वो तो लड़ने वाले तो आपस में शहीद होंगे, मरेंगे, देखो। लेकिन आम जनता जो चित्तौड़ के किले में रहती थी, आप याद रखना, ये जो चित्तौड़ का किला है वो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। आवासीय किला राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़ का किला है। लास्ट में लिखवा दूंगा, इसके 2-4 फैक्ट हैं। और वह किला एकमात्र किला जिसमें खेती भी की जाती है, वो भी कौन सा है? अपने चित्तौड़। तो एक तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी जिसमें आम लोग भी रहते थे, वो किला कौन सा था? चित्तौड़ था। और एक वो किला जिसमें खेती भी होती थी, वो किला कौन सा था? चित्तौड़ था। राजस्थान का एकमात्र किला था जिसमें खेती होती थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो निवासी थे, लगभग 30,000 लोग, बेचारे निर्दोष लोग थे, उनको क्या करवा दिया था उसने? मरवा दिया था। अब कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अपने इसी दाग को मिटाने के लिए अकबर ने जयमल और फत्ता की, किसकी? जयमल और फत्ता की
गजारूढ़ मूर्तियां, कौन सी मूर्तियां? ये गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? आगरा के किले के सामने लगवाई। कहां लगवाई थी उसने? अब वर्तमान में आप लोग आगरा जाओगे, इन मूर्तियों को देखोगे तो नहीं मिलेगी। वो मूर्तियां कहां पर लाकर लगाई गई थी? बीकानेर। और बीकानेर में किसने लगवाई थी? राय सिंह ने। अब वर्तमान में आप बीकानेर में जाओगे तो फिर आपको ये मूर्तियां नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी जगह दूसरी मिलेगी। जो ओरिजिनल मूर्तियां थी उनको किसने तुड़वा दिया था? औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। अभी वर्तमान में बीकानेर के जूनागढ़ के सामने इन दोनों की मूर्तियां है हाथी पर बैठी हुई, लेकिन वो ओरिजिनल मूर्तियां नहीं है जो उस समय अकबर ने बनवाई थी। समझ गए ना? तो आप ये कर सकते हो कि वर्तमान में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के सामने हैं? बीकानेर के किले के सामने है। और अकबर ने किस किले के सामने रखवाई थी? आगरा के किले के सामने। ये लाइन लिखे आप। जोर करवा दिया ना? अब लिखे आप, अकबर ने जयमल एवं फत्ता, अकबर ने जयमल एवं फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ रखवाई थी? आगरा के किले के सामने रखवाई, है ना? और बाद में राय सिंह ने ये मूर्तियां कहाँ रखवाई थी? बीकानेर। तो वर्तमान में ओरिजिनल मूर्तियां वो तो नहीं है खैर ये, लेकिन दूसरी मूर्तियां हैं जो बनवाई गई थी बाद में। वो जयमल फत्ता की वर्तमान में जो गजारूढ़ मूर्तियां है वो किसके सामने लगी हुई है? जूनागढ़ बीकानेर के सामने लगी हुई है। लिख लिया ना? ये कितने जोर हो गए भाई? सॉरी, कितने साके हो गए? तीनों हो गए ना? हो गए ना साके? दो। अब इसके कुछ विशेष चीजें हैं, वो लिखिए आप। अब चित्तौड़ के किले में इसके दरवाजे लिखो। चलो दरवाजे लिखते हैं पहले। चित्तौड़ के दुर्ग के दरवाजे कितने दरवाजे हैं? 7, है ना? एक दरवाजा तो आपके सामने है, वो कौन सा है? पार्डन पोल। ये दरवाजे सारे नहीं देखने अपने को, इसका थोड़ा सा महत्व है, वो अभी बता दूंगा मैं। तो चित्तौड़ के जो 7 दरवाजे हैं उनमें सबसे पहला कौन सा है? पार्डन पोल या पाटवन पोल, है ना? पहला कौन सा है? पार्डन पोल, या इसी को क्या बोला गया है? पाटवन पोल। पहला दरवाजा है, मेन दरवाजा है, जो जहां से प्रवेश होते हैं। 7 दरवाजे हैं, 7 में से पहला दरवाजा कौन सा हो गया? पाटन या पाटवन। इसके यहां पर आपको एक स्मारक सा दिख रहा होगा, यहां पर एक स्मारक दिख रहा है ना? ये किसका स्मारक बना हुआ है? दूसरे साके के समय जो बाघ सिंह था, जो शहीद हुआ था, जिसके नेतृत्व में केसरिया हुआ था, ये उसका स्मारक है। ये यहां दिख रहा है ना, झंडी सी लाल सा एक मंदिर सा दिख रहा होगा आपको। तो ये वाला जो स्मारक है वो किसका है? उसी बाघ सिंह का है ना? तो बाघ सिंह का स्मारक कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग के भी कौन से किले के पास, मतलब किस दरवाजे के पास में? पार्डन पोल के पास में बना हुआ है। इसमें डैश करके एक ही लाइन लिख लेना, इसके पास बाघ सिंह पता है ना आपको? अब तो बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। इसके पास बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, लिख लिया ना? दूसरे दरवाजे की अगर हम बात करें तो वो है इसका भैरव पोल थोड़ी लिया था, हनुमान पोल लिया था। ये हनुमान पोल है भाई। अच्छा, ये देखो, ये जो किले होते थे ना, इन दरवाजों से होकर ही जाया जा सकता था। ये बुर्जें होती थी, इनके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल था, ऐसे नहीं चढ़ सकते थे। इधर देखो, यहाँ इधर आपको यहाँ ये थोड़ी जगह से दिख रही है ना, इधर से वो
मतलब तीर वीर चलाया करते थे, भाले वाले चलाया करते थे, कोई चढ़ नहीं सकता था, वो वैसे मर जाएगा, है ना। तो ये जो दरवाजे होते थे ना इनके, ये दरवाज़ा खुला हुआ है ताकि आप लोग जा सको आराम से। इनके सामने लोहे की किले और लगी होती थी। इनके सामने क्या लगी हुई होती थी? लोहे की किले। अपने किले में बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से लोगों ने या वहाँ के जो थे उन्होंने किस तरह से वीरता का मतलब प्रदर्शन किया था। मरने के लिए हमारे लोग या शहीद होने के लिए हमारे लोग सदा ही क्या रहे हैं, आगे रहे हैं। वैसे तो दो दरवाजों का ध्यान रखना। एक दरवाजा था अपना पार्डन पोल, है ना। दूसरा कौन सा है? भैरव। और तीसरा कौन सा है? हनुमान। हनुमान पोल आपके सामने है। ये जैसे मान लो यहां पर बना हुआ है अपना भैरव पोल, इससे आगे जाओगे तो कौन सा आएगा? हनुमान पोल। भाई इसमें से प्रवेश करके फिर आगे दरवाजा कौन सा आएगा? हनुमान पोल। इन दोनों के बीच में दो जनों की छतरियां बनी हुई है। इन दोनों, ये दोनों दरवाजे जो हैं, इन दोनों के बीच में किसकी छतरियां बनी हुई है? जयमल और किसकी? जयमल और वीर कल्ला राठौड़ की छतरियां। तो लिख लो, इस तरह से करके लिख लेना कि इन दोनों के बीच जयमल एवं वीर कल्ला, इन दोनों के बीच जयमल एवं वीर कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। क्योंकि आपके टॉपिक कौन सा भी आता है? छतरिया। तो जयमल और वीर कल्ला राठौड़ की छतरियां कहां बनी हुई है? कहां बनी हुई है? ठीक है ना। इसके बाद में एक दरवाजा जो है वो कौन सा है अपने? इसके बाद में दरवाजा कौन सा आएगा? कौन सा दरवाजा आएगा? रामपोल। रामपोल लास्ट में आएगा। कौन सा? सूरजपोल, चांदपोल। चलो ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। थैंक यू।